जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुद पर यकीन रखना मेरे दोस्त, क्योंकि कभी कभी वो मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं बीके वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। तो दोस्तों, अभी हमने पिछला चैप्टर जो एंड किया है वो था प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन का, जिसके चारों पार्ट्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हुए हैं। उनको आप अच्छे से देख लीजिए, और एक प्रश्नोत्तरी भी मैंने अपलोड की है। उन सब चारों पार्ट्स का एक निचोड़ यानी कि प्रश्नोत्तरी जो है वो आप पढ़ लेंगे तो आपको आपके एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में से अधिकतर एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार का ये चैप्टर होने वाला है, इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो चैप्टर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नाम, वो दिख रहा होगा वैद्युतिक मापन यंत्र, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो हमारी राशियां होती हैं, जैसे हमारा जो करंट होता है, ठीक है, हमने हर प्रकार के एलिमिनेशन या पदार्थों के बारे में पढ़ लिया। हमें ये तो पता है करंट होता है, वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। लेकिन इस चीज को सबको नापने के लिए हमें क्या होता है, मीटरों की आवश्यकता होती है या मापक यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो हम इनको किन मापन यंत्रों से कौन सी राशि को नापा जाता है और किस प्रकार का वो यंत्र होते हैं, उनकी कार्यप्रणाली क्या होती है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, तो जितना हो सकता है उतना हम पार्टों में इसको बनाएंगे। जितने कम पार्ट हो सकते हैं, जितना कम संक्षेप में विस्तार से, जैसे भी मेरे को बताना है मैं उस तरह से आपको ये चैप्टर बिल्कुल माइंड में सेट कर दूंगा, ठीक है, जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे इस चैप्टर को। कोई सा भी क्वेश्चन अगर इस एग्जाम में आ जाएगा तो आप उसका सही आंसर ही लगाकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। तो ये वैद्युतिक मापन यंत्र जो है, ये राशियों को मापने के यंत्र होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी धारा है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है या लोड है, इन सबको नापने के लिए अलग अलग प्रकार के यंत्र उपयोग करते हैं। जैसे धारा को नापने के लिए हम एम्पियर मीटर या आमीटर का उपयोग करते हैं, वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, वाट को नापने के लिए या लोड को नापने के लिए, उसको नापने के लिए हम वाट मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। हमारे घरों के बाहर मीटर लगे होते हैं, यानी कि वो ऊर्जा को नापते हैं, ठीक है, विद्युत की ऊर्जा को नापते हैं। तो इस प्रकार के सब मीटर होते हैं। तो देखिए, मीटर कितने प्रकार के होते हैं। वैद्युतिक मापन यंत्र में जो मीटर्स होते हैं, जो यंत्र होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक यंत्र, दूसरा होता है द्वितीयक यंत्र, ठीक है। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट की। देखिए, जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो सिर्फ क्या होता है, देखिए इनका उपयोग आजकल तो हालांकि नहीं किया जाता, लेकिन कोई कोई दुकानदार करते हैं। किस प्रकार से कर, दुकानदार या फिर जो भी प्रयोगशाला में अधिकतर होते हैं, ये किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए होता है। प्राथमिक यंत्र क्या करता है, कोई भी राशि है, कोई भी अगर हमारी राशि है, तो ये उस राशि की केवल उपस्थिति दर्शाता है। मान के लिए वोल्टेज है, धारा, कोई भी प्रत्यावर्ती राशि है, ये जो प्राथमिक यंत्र होते हैं उसकी उपस्थिति को दर्शाते हैं। उपस्थिति का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए ये कोई मेरा एक वायर है, इसके अंदर से धारा बह रही है, ठीक है, सर्किट मेरा ऑन है। अब इसमें धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, छूकर तो नहीं देख सकते, शॉक लग जाएगा। इसीलिए मान के चलिए कोई चुंबकीय सुई है, या मैं गैल्वेनोमीटर को ले लेता हूं। सबसे अच्छा उदाहरण अगर कोई सा है तो प्राइमरी यंत्र का है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए, प्राथमिक यंत्र का आप नाम याद कर लीजिए, इनको निरपेक्ष यंत्र भी कहते हैं। अगर एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। निरपेक्ष यंत्र, वो एक और नाम है इनका परम यंत्र। कौन सा नाम याद है इनका, एक नाम है परम यंत्र। इनको इन तीन नामों से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है, निरपेक्ष यंत्र, परम यंत्र और प्राथमिक यंत्र। तो अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि गैल्वेनोमीटर किस प्रकार के यंत्र का उदाहरण है, तो आपको ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। ये तीनों में से कोई से भी नाम एग्जाम में दे सकता है। परम यंत्र दे सकता है, निरपेक्ष यंत्र दे सकता है,
और प्राथमिक यंत्र भी दे सकता है। परम यंत्र एब्सोल्यूट, इसको क्या होता है, एब्सोल्यूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वर्ग। ठीक है, ये जो वर्ग होता है ये कौन सा वर्ग होता है, एब्सोल्यूट वर्ग। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हालांकि एमपीबी की या एमपीपीजीसी की एग्जाम में मैंने उसको टैली किया था, उसमें बोला गया था कि एब्सोल्यूट वर्ग का यंत्र कौन सा है, तो उसमें आमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर और गैल्वेनोमीटर, ये चारों ऑप्शन दिए थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट वर्ग निरपेक्ष यंत्र, परम यंत्र या प्राथमिक यंत्र में पूछ ले तो आपको ध्यान देना है गैल्वेनोमीटर ही उसका आंसर सही होगा। तो ये क्या होता है, जैसे मानिए किसी धारा, इसमें धारा बह रही है, अब धारा बह रही है अथवा नहीं बह रही है मुझे कैसे मालूम चलेगा, तो इसके लिए इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसमें एक सुई होती है, ठीक है, तो जैसे ही इसमें धारा बह रही है उसको, उस गैल्वेनोमीटर को इसके पास लाऊंगा तो वो एक इंडिकेट करेगी या सुई विक्षेप दर्शाएगी। क्या दर्शाएगी, डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, वो होगी विक्षेप हो जाएगी, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया ये जो तार जा रहा है इस तार में से करंट बह रहा है, यानी कि ये सिर्फ एक संकेत देता है, एक सूचक यंत्र, सूचक है कि हाँ इस वायर में से करंट या वोल्टेज बह रही है। तो प्राथमिक यंत्रों का उपयोग वैसे तो नहीं, अब बहुत कम किया जाता है क्योंकि उनका स्थान द्वितीय प्रकार के यंत्रों ने ले लिया है। इसमें देखिए जो हमारे मीटर्स होते हैं, जो डिजिटल मीटर आ गए हैं आजकल, है ना, आजकल मल्टीमीटर आ गए हैं, उनमें हम आजकल बिप करने लगता है, वो जैसे ही हम किसी लाइव वायर के पास में उसको ले जाते हैं तो बिप करने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर करंट या वोल्टेज का की उपस्थिति है। तो देखिए प्राथमिक यंत्र को आप समझ गए, प्राथमिक यंत्र में गैल्वेनोमीटर, आपको सबसे मेन चीज ये याद रखना है, गैल्वेनोमीटर सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, ठीक है, क्योंकि ये विक्षेप दर्शाता है, जैसे किसी राशि के पास में इसको ले जाया जाता है, इसको हम एब्सोल्यूट वर्ग का वर्ग कहते हैं, एब्सोल्यूट वर्ग का यंत्र भी कह सकते हैं, निरपेक्ष यंत्र, परम यंत्र या प्राथमिक यंत्र, प्राइमरी यंत्र भी इसको कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए सेकेंडरी प्रकार के यंत्र में, यानी कि द्वितीय प्रकार के यंत्र में। देखिए द्वितीय प्रकार के यंत्र क्या होते हैं, द्वितीय प्रकार के यंत्र इस प्रकार से होते हैं, आपने देखे होंगे, इस प्रकार से उस पे पूर्वांकित पैमाना होता है। देखिए द्वितीय यंत्र जो होते हैं उनमें क्या होता है, वो सूचक तो होते हैं, लेकिन साथ में क्या होता है, साथ में इनकी जो सुई चलती है ना यहाँ पर, इस प्रकार से इसमें क्या होती है, एक सुई होती है, ठीक है, एक सुई होती है, वो सुई इस प्रकार से घूमती रहती है। तो द्वितीय जो यंत्र होते हैं वो हमारे क्या है, किसी भी राशि की उपस्थिति के साथ साथ उपस्थिति दर्शाते हैं, लेकिन एक पूर्वांकित पैमाने के ऊपर दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई लाइव वायर है, इसमें धारा का मान वो यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर 1 मिली एम्पियर में है कि एम्पियर में है। ये पैमाने क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से बनाए हुए होते हैं, वाट मीटर के लिए अलग होता है, एम्पियर मीटर के लिए अलग अलग होते हैं। इनको कहते हैं हम द्वितीयक यंत्र, जो पूर्वांकित पैमाने पर किसी भी एक वैद्युतिक राशि, कोई वैद्युतिक राशि है उसके मान को यहाँ पर दर्शाते हैं, ठीक है, उपस्थिति दर्शाएंगे ही, क्योंकि यहाँ पर ये विक्षेप के लिए लगा हुआ है, सुई लगी है। तो जैसे ही मैं दो इसमें जो लीड्स होती हैं, उन लीड को अगर मैं किसी भी विद्युत राशि के बीच में लगाऊंगा तो ये जो सुई होगी ये विक्षेप कर जाएगी, यानी कि ये पूर्वांकित पैमाने पर किसी भी विद्युत राशि के मान को यहाँ पर दर्शाती है, उनको हम बोलते हैं द्वितीयक यंत्र। लेकिन एक चीज आपको याद होना चाहिए, जो इसका पैमाना होता है, जो एब्सोल्यूट वर्ग के जो गैल्वेनोमीटर या फिर जो परम यंत्र होते हैं, ये बहुत ही सटीक माप देते हैं, इनकी अपेक्षा, द्वितीयक यंत्र की अपेक्षा ये बहुत ही सटीक माप देते हैं। इनका जो मापन किया जाता है उसकी प्रेरणा इन्हीं प्राथमिक यंत्रों से ली जाती है, इसके बिना ये कुछ भी नहीं है। अगर मान के चलिए मैं ये पैमाना हटा दूं यहाँ से, तो क्या इस मीटर का कोई वजूद रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इस पैमाने के ऊपर ही डिपेंड होता है द्वितीयक यंत्र। इस ये पैमाना नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितने मान की विद्युत धारा इस वायर में से या इस उपकरण में से बह रही है, ठीक है। अब देखिए द्वितीयक यंत्र हो गया, प्राथमिक यंत्र समझ गए आप, प्राथमिक यंत्र किस प्रकार के होते हैं, द्वितीयक यंत्र क्या होते हैं, जैसे मान के लिए वाट मीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब द्वितीयक यंत्र के उदाहरण है। चलिए अब हम बात करते हैं द्वितीयक यंत्र जो होते हैं, इन्हीं के बारे में हम पूरे चैप्टर में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्राथमिक यंत्रों का उपयोग अब लगभग ये मान के चलिए बंद हो गया है। इनका उपयोग सिर्फ सूचना या सूचक के रूप में ही प्रयोग होते हैं, ज्यादा प्रयोग नहीं होते हैं।
आपको सिर्फ इसमें एक चीज याद रखनी है, एब्सोल्यूट वर्क का जो मीटर होता है वो कौन सा यंत्र होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है इसमें से। इसमें पूरे चैप्टर में हम इसी द्वितीयक यंत्र के बारे में बात करेंगे। ये द्वितीयक यंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा इस प्रकार का, एक तो इस प्रकार पैमाना होता है, और आजकल डिजिटल हो गया है जमाना। क्या हो गया है, डिजिटल। बहुत सारी युक्तियां आ गई है, तो आजकल ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये हमें डिजिट्स में एक एलईडी डिस्प्ले के ऊपर दिख जाता है, ठीक है, डिस्प्ले के ऊपर। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं द्वितीयक यंत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या क्या तत्व होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक यंत्र यानी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है द्वितीयक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। द्वितीयक यंत्र हमारे होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। सबसे पहला प्रकार आता है यहाँ पर सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र। इनका एक और नाम होता है डिफ्लेक्शन यंत्र। ये आपको नाम में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये नाम आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्या होता है, घुमाकर क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर मानिए मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि इंडिकेटिंग या सूचक यंत्र, अगर एग्जाम में पूछ लिया डिफ्लेक्शन यंत्र, तो आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि सूचक यंत्र, इंडिकेटिंग यंत्र को ही डिफ्लेक्शन यंत्र कहते हैं, यानी कि विक्षेप यंत्र भी कहा जाता है। देखिए दूसरा होता है रिकॉर्डिंग यंत्र, ठीक है। रिकॉर्डिंग यंत्र से आप समझ गए, रिकॉर्डिंग यंत्र यानी रिकॉर्ड करता है कोई चीज को। तीसरा होता है संकलन या इंटीग्रेटिंग यंत्र, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको यही बता देता हूँ ये तीनों यंत्र किस किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र की मैं अगर बात कर लूं, तो ये इस प्रकार के यंत्र होते हैं कि जो कोई विद्युत राशि, कोई भी वैद्युतिक राशि है, वोल्टेज या करंट के ये तत्कालिक मान को दर्शाता है। यानी कि जो तत्कालिक मान होता है, जैसे ही मान के चलिए कोई लाइव, यानी कि लाइव चीज चल रही है, कुल मिला के आप ये मानना लाइव चीज चल रही है, तो मान के लिए ये कोई उपकरण है, इस उपकरण में से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। इस उपकरण में से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, और जैसे ही मैं यहाँ पर कोई मीटर, मुझे एम्पियर नापना है मान के लिए, ठीक है, धारा का मान करना है यहाँ पर, तो मैं जैसे ही इसमें एम्पियर मीटर को यहाँ पर लगाऊंगा, तो मुझे इस मीटर में धारा का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि तत्कालिक मान, तुरंत का मान प्राप्त होगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं इसको, तुरंत का मान प्राप्त होगा। तो ये बिल्कुल लाइव तरीके से काम करते हैं, यानी कि सूचना या इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ इसमें धारा का प्रवाह लाइव अभी प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग प्रकार का यंत्र जैसे किस प्रकार का होता है, ये क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग यंत्र क्या होता है, किसी भी वैद्युतिक राशि, कोई वोल्टेज हो, धारा, उसके जो तत्कालिक मान होते हैं उसमें उतार चढ़ाव को एक ग्राफ पेपर के ऊपर, कोई सा इस प्रकार का एक ग्राफ पेपर होता है, उसमें क्या करता है, उसमें इसके उतार चढ़ाव को इस प्रकार से ग्राफ के माध्यम से आपने देखा होगा, उतार चढ़ाव को इस प्रकार से दर्शाता है, ठीक है। यानी कि एक ग्राफ पेपर के ऊपर ये रिकॉर्डिंग जो यंत्र होता है वो उसको ये भी तत्कालिक मानों को ही दर्शाता है, तुरंत के। ये कोई रिकॉर्ड नहीं करता, इसमें रिकॉर्डिंग भले लिखा है लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं करता, ये किसी भी तत्कालिक मान जो धारा या वोल्टेज होता है उसके तत्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर के ऊपर, किसके ऊपर, एक ग्राफ पेपर के ऊपर दर्शाता जाता है, यानी कि उसके उतार चढ़ाव को दर्शाता जाता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग यंत्र कहा जाता है। तीसरा आता है हमारा संकलन या इंटीग्रेटिंग। सीधी बात है, इसका मतलब ये होता है, देखिए इसमें जो रिकॉर्डिंग यंत्र होता है ना, इसमें देखिए इसका जो प्रेक्षण काल हो सकता है वो लगभग 1 घंटे पहले का भी दर्शा सकता है, 1 घंटे बाद का भी दर्शा सकता है। हल्का रिकॉर्ड तो करता है लेकिन ये पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं करता है, उसको एक ग्राफ के ऊपर, क्योंकि ग्राफ के ऊपर दर्शाएगा तो सीधी बात है वो मान के लिए 1 घंटे तक मैं ग्राफ लगा दूं तो वो 1 घंटे तक उस ग्राफ पर बताता रहेगा, यानी कि ये 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या एक हफ्ते का भी ये ग्राफ मुझे बनाकर दे देगा। अगर मुझे मान लो 10 दिन का भी चाहिए होगा तो ये रिकॉर्डिंग है 10 दिन का ग्राफ बना के मुझे दे देगा। तीसरा बात करूंगा मैं संकलन या इंटीग्रेटिंग प्रकार के यंत्र की। देखिए इसका मतलब वो होता है, आप सीधे सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि आपके घर का एनर्जी मीटर, जो आपके घर के बाहर जो बिजली का मीटर लगा हुआ है, उस प्रकार का यंत्र होता है संकलन या इंटीग्रेटिंग यंत्र बोलते हैं उसको। वो क्या करता है, वो तत्कालिक मान कभी नहीं दर्शाता, यानी कि जो हम विद्युत खपत कर रहे हैं अभी वर्तमान में उसको नहीं दर्शाएगा। ये आपके 30 दिनों की जो विद्युत कुल खपत होगी उसके कुल मान को, यानी कि जो उसका प्रेक्षण काल होगा, जब जब हमने उसका उपयोग किया होगा उसको रिकॉर्ड करके इसका कुल मान उस मीटर में दर्शा देता है। क्या दर्शाता है, ये कुल मान को दर्शाता है।
ये तत्कालिक मान को नहीं दर्शाता है। ये दोनों यंत्र तत्कालिक मान को दर्शाते हैं, ठीक है, तत्कालिक मान यानी कि तुरंत के मान को दर्शाते हैं, लेकिन ये तत्कालिक मान को नहीं दर्शाता है। ये पूरी हमारी 30 दिन 20 दिन जितनी भी हमें चाहिए है उस दिन की जो कुल खपत होगी उस खपत को हमें उसमें मीटर में दर्शा देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने पूरे 30 दिनों में इतने kWh की मीटर में रीडिंग हमें या यूनिट हमने खर्च कर ली है। तो ये संकलन या इंटीग्रेटिंग यंत्र इस प्रकार का होता है, हमारे घर का एनर्जी मीटर होता है। आप अगर सोचे कि भैया मैं अभी जाकर के मीटर में देख लूं कि मैं कितनी यूनिट बिजली उपयोग कर रहा हूं, तो क्या बताएगा? नहीं बताएगा। वो आप या तो टाइमिंग लगा लीजिए कि मुझे, मैं सुबह 12 बजे मीटर में यूनिट देखा था कि 10 यूनिट थी, ठीक है, 10 यूनिट थी। अब मैं शाम को 6 बजे जब आया तब मैंने देखा कि उसमें 20 यूनिट हो गई, यानी कि वो तत्कालिक मान नहीं, वो यहाँ पर इस 12 और 6 के बीच में, इस 6 घंटे में आपने जो बिजली उपयोग की है उसके पूरे मान को कि भैया आपने यहाँ पर 10 यूनिट बिजली टोटल खर्च कर ली है, 10 से 20 हो गई, तो 10 यूनिट बिजली आपने उपयोग कर लिया, यानी कि ये उसके कुल मान को दर्शाता है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। संकलन या इंटीग्रेटिंग यंत्र कुल मान को दर्शाता है। देखिए अब तो क्या हो गया, पहले तो क्या होता था कि वो एक गोल चकती वाला मीटर चलता था, जिसको, ये सब एनालॉग मीटर के हैं, याद रखना, एनालॉग मीटर के अंतर्गत आ रहा है ये अभी, फिर हम डिजिटल मीटर की बात आगे करेंगे। तो उस प्रकार से वो चक्री घूमती आती थी, ठीक है। अब तो क्या डिजिटल हो गया, अब तो एलईडी डिस्प्ले आ गई है, तो वो टोटल आपको नंबरिंग में बता देता है कि आपने इतनी यूनिट बिजली खर्च कर ली है। तो ये हो गए हमारे द्वितीयक यंत्र के प्रकार। इसमें सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र, डिफ्लेक्शन यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र ग्राफ पर दर्शाता है, जो कि उतार चढ़ाव को इस प्रकार से ग्राफ आपने देखे होंगे, ठीक है। संकलन या इंटीग्रेटिंग यंत्र ये होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे बिजली के जो एनर्जी मीटर होता है उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एनर्जी मीटर ये क्या करता है, ये हमारे 30 दिनों की कुल खपत के कुल मान को यहाँ पर उसमें इंडिकेट कर देता है, या उसमें दर्शा देता है कि आपने एक महीने में इतने यूनिट बिजली खर्च की है। चलिए अब हम द्वितीयक यंत्र के जो ये प्रकार हैं, इनमें किन किन चीजों की जो इंडिकेटिंग, अब यहाँ पर जो ये इंडिकेटिंग जो यंत्र है, ये जो यंत्र है, जितने भी यंत्र आएंगे वो हमारे इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र ही, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि हमारे सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र में किस किस प्रकार के हमें तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, किस प्रकार की इसकी कार्यप्रणाली होती है, ठीक है। देखिए ये तो क्या है कि आजकल प्रयोग बहुत कम किए जाते हैं, ये इसका उपयोग भी ऐसा हो गया है कि डिजिटल हो गया है, तो वो इंडिकेट नहीं करता आजकल, ठीक है। इंडिकेटिंग प्रकार का यंत्र हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है। हो गए हमारे यंत्रों के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार के यंत्र होते हैं। अब देखिए हम जो द्वितीयक यंत्र होते हैं उनमें जो इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र, जो सूचक प्रकार के यंत्र होते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं कि उनमें किस किस प्रकार की उनकी प्रणाली होती है और उनमें किस प्रकार के बल की आवश्यकता होती है। देखिए इंडिकेटिंग का मतलब होता है सुई, इसमें पूरा काम एक सुई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इंडिकेट यानी कि ये सुई इंडिकेट करेगी कि कितने मान की विद्युत धारा उसमें बह रही है, कितने वोल्ट का विभवांतर है, कितने वाट कितना लोड उसमें है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इन इंडिकेटिंग यंत्रों में जो आवश्यक बल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। देखिए कुछ यंत्र आपने देखा होगा वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है यंत्र, ठीक है। इसमें इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं और 2 लीड लगी होती है, ठीक है। एक काले कलर की होती है, एक लाल कलर की भी होती है, और कई प्रकार के यंत्र में अलग अलग प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से उसमें पैमाना होता है, वो वहां पर एक सुई लगी होती है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये सुई वहां पर कैसे जाती है। जैसे इस सुई को मान के चलिए यहां से मुझे यहां ले जाना है, तो इस लीड में ऐसा कौन सा बल लगता है, यहाँ पर ऐसा कौन सा बल कार्य करता है जिससे ये लीड यहां से यहां पहुंच जाती है, डॉटेड में यहां पहुंच जाती है, ठीक है, या यहां भी पहुंच जाती है। तो किस प्रकार से पहुंच जाती है, उसके बीच कार्य करता है एक विक्षेपण बल, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर विक्षेपण बल या टॉर्क, ठीक है। विक्षेपण बल होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो सुई होती है, इस सुई को ये विक्षेप करने वाला जो बल होता है वो विक्षेपण बल होता है। यानी कि जो ये पूर्वांकित पैमाना यहाँ पर दिया गया है जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, इस प्रकार से नंबर लिखे होते हैं, उसके ऊपर इस सुई को चलाने वाला
इस पैमाने के ऊपर इस सुई को या इस सूचक को चलाने वाला जो बल होता है वो होता है विक्षेपण बल होता है, या उसको उसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहा जाता है। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखिए किस किस प्रभाव पर होता है, ये चुंबकीय प्रभाव का भी हो सकता है, ये विद्युतिक या स्थिर विद्युत जो कहते हैं उस प्रभाव का हो सकता है, ठीक है, ये तापीय प्रभाव पर भी डिपेंड करता है विद्युत के। ये तीनों प्रभाव पर ये जो विक्षेपण टॉर्क है ये कार्य करेगा, यानी कि चुंबकीय बल लगेगा तो विक्षेप होगा, कोई चीज गर्म होगी, गर्म होकर डिफ्लेक्ट करेगी तो गर्म होगा, ठीक है, ये डिफ्लेक्ट होगा, और स्थितिक ऊर्जा के द्वारा भी ये डिफ्लेक्ट होता है। इसका जो डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होता है, ये जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है ये विद्युत धारा के सीधे समानुपात में होता है, यानी कि जितने मान की विद्युत धारा मैं इसके अंदर दूंगा, ठीक है, यहां से जितने अधिक विद्युत धारा दूंगा वो उतनी अधिक तेजी से ही वो डिफ्लेक्ट करेगी, वो सुई या सूचक जो होता है ये डिफ्लेक्ट करेगा जितने मान की विद्युत धारा मैं इसमें दूंगा, यानी कि सीधे समानुपात अनुक्रमानुपाती होता है। तो विक्षेपण बल आप समझ गए, यानी कि किसी को विक्षेप करना, डिफ्लेक्ट करना एकदम से। अच्छा एक बात मुझे आप बताइए, अब मैं आता हूं नियंत्रण बल के ऊपर। एक बात बताइए, अगर मैंने अधिक मान की विद्युत धारा इसमें विक्षेप कर दी, ठीक है, तो ये एकदम से डिफ्लेक्ट होगा उस तरफ, तो ये उधर जैसे ही मान के डिफ्लेक्ट होगा तो क्या ये सुई टूटेगी नहीं, या फिर ये उस जो जो ये मीटर है इस मीटर की बॉडी से टकराकर टूट भी तो सकती है। तो उसको रोकने के लिए, उस नुकसान को रोकने के लिए वहां पर एक बल लगाया जाता है जिसको कहते हैं नियंत्रण बल, ठीक है, या नियंत्रण या कंट्रोलिंग टॉर्क भी बोलते हैं इसको, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं हम कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क किस प्रकार से कार्य करता है, जैसे ही ये विक्षेपण बल कार्य करेगा, इसको यहां से उधर डिफ्लेक्ट करेगा, उसी उसी पल तुरंत ये नियंत्रण बल भी एक्टिव हो जाएगा, ये क्या करेगा, उसको उस तरफ जाने से रोकेगा, यानी कि ये जो दोनों बल होते हैं ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ये उसको उधर जाने देगा विक्षेपण बल, और नियंत्रण बल या कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो उसको उधर जाने से रोकेगा, यानी कि उसको पकड़ के रखेगा, ताकि क्या होगा, जो डिफ्लेक्टिंग जो मेरा जो टॉर्क लग रहा है उसके कारण ये जो सुई है या संकेतक है ये एकदम कहीं पर भी टकराएगा नहीं, धीरे धीरे इस पैमाने पर चलेगा, ठीक है। दूसरा फायदा इसका क्या होता है, इस नियंत्रण बल का दूसरा फायदा ये होता है कि जब ये पैमाना या जब ये सूचक जो होता है ये अपना कार्य यहाँ पर संपन्न कर चुका होता है, उसके बाद जब इसको वापस आना होता है तब भी ये एकदम वापस नहीं आता है, ये धीरे धीरे इसको शून्य पर लेकर के आता है, ठीक है, धीरे धीरे ये नियंत्रण बल इसको शून्य स्थिति में लेकर के आता है। तो ये नियंत्रण बल दो फायदे हैं इसको लगाने के, एक तो हमारा जो सूचक है वो एकदम से वहां पर नहीं जाएगा या डिफ्लेक्ट नहीं होगा, धीरे धीरे डिफ्लेक्ट होगा। दूसरा, ये वापस जब अपना कार्य करने के बाद जब इसमें से विद्युत धारा में हटा लूंगा, इसके बाद में क्या होगा, जब ये धीरे धीरे ये सुई यहाँ पर एकदम सुई जीरो पर नहीं आएगी, धीरे धीरे अपने निम्न मान की ओर बढ़ेगी और जीरो पर आकर के अटक जाएगी। इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, एक पेंच लगा होता है जिससे कि वो सुई आके वहां पर टिक जाती है, जिससे उसको पता होता है कि हाँ यहाँ पर शून्य है, ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोलिंग टॉर्क। अब देखिए अब हम आते हैं यहाँ पर तीसरे प्रकार के टॉर्क के ऊपर, अवमंदन बल। अवमंदन का मतलब ये होता है, यहाँ पर इसको हम दोलन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दोलन, यानी कि आपने कभी अगर मीटर इस्तेमाल किया है इस प्रकार का सुई वाला, तो आपने देखा होगा कि इसमें जो ये सुई होती है, मान के चलिए ये दो पर आकर रुक गई, लेकिन ये क्या है, प्रॉपर तरीके से रुकती नहीं है, ये क्या होता है, हल्की हल्की आगे पीछे होती है, यानी कि ये जो सुई है ये ऐसी होती है ना, आपने कभी देखा हो ये इस प्रकार से कंपन करती है। तो कंपन जो दोष जो होता है, जो कंपन दोष होता है, जैसे सुई का आप किसी भी इस पैमाने के ऊपर ऐसे हिलना या कंपन करना, उसको खत्म करने के लिए, उस नुकसान को या उस जो दोष है वो एक प्रकार का, उसको समाप्त करने के लिए अवमंदन बल प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको हम डैम्पिंग टॉर्क भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डैम्पिंग टॉर्क, इसको कहा जाता है डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है अवमंदन बल क्या होता है, जो कंपन जो होता है, दोलन होता है, उस दोष को समाप्त करने के लिए अवमंदन बल वहां पर प्रयोग किया जाता है, जिससे कि ये जो सुई है ये इधर उधर हिले ना और एक जगह पर जाकर स्थिर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर विक्षेपण बल हो गया, नियंत्रण बल, देखिए नियंत्रण बल जो होता है उसको लगाने की विधियां, दो प्रकार की विधियां होती हैं, ठीक है। नियंत्रण बल की विधि होती है दो प्रकार की, अवमंदन बल जो होता है उसकी तीन प्रकार की विधियां होती हैं, ठीक है। ये होती है दो प्रकार के नियंत्रण बल, मैं आपको बता रहा हूं अभी। ये होता है अवमंदन बल जो तीन प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए अवमंदन होता क्यों है, आपको ये बताइए अवमंदन होता क्यों है। एक्चुअली क्या होता है कि विक्षेपण और नियंत्रण बल ये आपस में वहां पर अंदर कुश्ती करते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया जैसे विक्षेपण, मतलब विक्षेपण बल क्या करेगा, उस सुई को आगे की ओर धकेलता है और नियंत्रण बल वहां पर कहता है कि नहीं इसको तुम वापस लेके आओ, तो ये दोनों आपस में वहां पर लड़ते हैं, ठीक है। विक्षेपण टार्क होता है और नियंत्रण टार्क जो होता है वो दोनों आपस में इस मीटर के अंदर लड़ते हैं, जिससे ना तो वो सुई आगे जा पाती है और ना वो पीछे आ पाती है। तो भाई इसके लिए फिर क्या होता है, हमारे अवमंदन भैया आते हैं तीसरे, और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चलिए मैं आप दोनों की लड़ाई को शांत कर देता हूं। फिर ये अपना बल लगाते हैं और उसको एक ही जगह पर स्थिर उस सुई को कर देते हैं, जिससे कि वो जो लड़ाई होती है वो शांत हो जाती है और यहाँ पर हमारी सुई जो होती है वो एक जगह पर स्थापित हो जाती है, एक जगह पर जाकर रुक जाती है। तो अवमंदन जो होता है ये हमारा एक मध्यस्थता कराने का कार्य करता है, ठीक है। तो विक्षेपण बल, नियंत्रण बल ये आप समझ गए, अवमंदन बल समझ गए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नियंत्रण बल कितने प्रकार के होते हैं, या जो इसको नियंत्रण करने की जो प्रणाली है, ठीक है, जो प्रणाली है वो कितने प्रकार की प्रणाली हम उपयोग यहाँ पर करते हैं। तो दो प्रकार की प्रणाली हम उपयोग करते हैं, उन दोनों के ही बारे में हम समझ लेते हैं। आप समझ गए विक्षेपण टार्क क्या होता है, नियंत्रण टार्क क्या होता है और अवमंदन टार्क या अवमंदन बल क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नियंत्रण बल के प्रणालियों के बारे में, किन प्रकार से हम इस सुई को कंट्रोल कर सकते। तो चलिए अब हम बात करते हैं नियंत्रण बल के प्रकारों के बारे में, कि नियंत्रण बल की जो प्रणाली होती है वो कितने प्रकार की प्रणालियां हो सकती हैं, हम कितने प्रकार से उस संकेतक को या उस मीटर में उस संकेतक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो प्रणालियां दिख रही हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक है स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली, दूसरी है गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली यानी कि ग्रेविटी के कारण, और एक है स्प्रिंग के कारण, ठीक है। एक स्प्रिंग के कारण हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक कर सकते हैं गुरुत्वीय या कोई भी भार वजन रख करके उसको हम इस जो सुई होती है, जो संकेतक होता है उसको कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली की। इसमें देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है, ये पैमाना है, यहाँ पर ये दो आपको दिख रहे हैं स्प्रिंग। पूरा खेल इन स्प्रिंगों का ही होता है इस प्रणाली में। इसमें क्या होता है, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट प्रवाहित होता है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही विक्षेपण टार्क इस संकेतक में प्रवाहित होता है, तो ये जो स्प्रिंग क्या करता है, इसमें देखिए दो स्प्रिंग दिख रहे हैं, ये स्प्रिंग एक, ये स्प्रिंग दो, इनको हम बॉल कमानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉल कमानी। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाल कमानी किसमें प्रयोग की जाती है, तो बाल कमानी भी इसका एक नाम होता है। ये बाल कमानियां क्या होती हैं, ये जो स्पिंडल होता है यानी कि जिसपे संकेतक लगा होता है उस पर ये इस प्रकार से दो बाल कमानियां लगी होती हैं कि जब ये संकेतक इस तरफ गति करता है, किस तरफ, इस तरफ गति करता है, यानी कि पैमाने के दाएं तरफ जब जाता है, तो इसमें से एक स्प्रिंग क्या होता है, एक स्प्रिंग तो कसता जाता है, कसाता है, और दूसरा स्प्रिंग इसके विपरीत खुलता जाता है, ठीक है। जो कसाता जाता है वो स्प्रिंग तो इसको इस तरफ ले जा रहा है, लेकिन जो खुल रहा है वो स्प्रिंग इसको अपनी ओर पकड़े हुए है, यानी कि कंट्रोल कर रहा है इस सुई को, ठीक है। तो यहाँ पर दो बाल कमानी हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो होता है एक इसके साथ में कसता हुआ जाता है, एक इसके साथ खुलता हुआ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो संकेतक होता है ये कंट्रोल होता है, और जब ये क्रिया पूरी होती है तो फिर उसके बाद विपरीत दिशा चालू हो जाती है, यानी कि ये जो स्प्रिंग जो कसा रहा था वो खुलने लगता है और जो खुल रहा था वो कसाने लगता है, यानी कि वो वापस उसको शून्य स्थिति में ले आता है। ये जो दिख रहा है आपको ये लगा है इसका संयोजक पेज, यानी कि शून्य संयोजक पेज, शून्य
संयोजक, यानी कि उस ये इस सुई को बताता है, स्प्रिंग को या इस संकेतक को, कि भाई यहाँ पर इसको रुकना है। देखिए ये जो स्प्रिंग होते हैं ये विद्युत धारा के चालक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? विद्युत धारा के अच्छे चालक होने चाहिए। इनका निम्न ताप गुणांक होना चाहिए, उच्च ताप गुणांक होना चाहिए और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जो यंत्र, अधिकतर यंत्रों में यही प्रणालियां उपयोग की जाती है कंट्रोलिंग। जितने भी हमारे द्वितीयक यंत्र में जो इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र होते हैं उनमें स्प्रिंग कंट्रोल प्रणाली ही प्रयोग की जाती है। ये चुंबकीय पदार्थ नहीं होना चाहिए, ये विशेष आप ध्यान रखना। ये अचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक पदार्थ होने चाहिए। ये चुंबक के प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अन्यथा जैसे मान के चलिए मैं कोई मीटर है, वो अगर मान के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, तो ये भाई साहब दोनों स्प्रिंग तो पहले ही मैग्नेटाइज हो रखे हैं, तो ये कैसे अपनी कंट्रोलिंग करेंगे? क्योंकि वो उस मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटाइज हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तो इन स्प्रिंगों के बीच में एक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, वो स्थितिज ऊर्जा इस पैमाने पर इस संकेतक को चलने में बाधा उत्पन्न करती है, यानी कि उसके विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो स्प्रिंग प्रणाली यहाँ पर इसीलिए कंट्रोल बोलते हैं कि स्प्रिंग प्रणाली का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। यह बहुत ही सरल, सस्ती और किसी भी प्रकार से मीटर को सीधा रख दो, ठीक है, खड़ा रख दो, कैसे भी प्रकार से हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये होती है हमारी क्या, स्प्रिंग। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली। एक तो हो गई हमारी स्प्रिंग नियंत्रण, दूसरा होगा गुरुत्वीय नियंत्रण। गुरुत्वीय नियंत्रण है, ग्रेविटी की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर वजन की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है? वजन। यहाँ पर क्या होता है, स्प्रिंग का प्रयोग ना कर करके यहाँ पर जो ये स्पिंडल दिख रहा है, इसको याद रखना आप, ये जो चीज होती है ना, ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, स्पिंडल। ठीक है, ये होता है स्पिंडल, जिस पर की संयोजक ये जो लगे होते हैं, पूरा कारनामा इसी के द्वारा होता है। तो ये जो स्पिंडल होता है, इस स्पिंडल पर क्या होता है, हम एक भार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक वजन रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे देखिए इसकी कार्यप्रणाली, जब संकेतक 0 पर होता है, किस पे होता है, ये संकेतक है, ठीक है, ये क्या है, संकेतक या सुई बोल सकते हैं इसको। जब ये संकेतक 0 पर होता है तब ये जो भार होता है ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है, यानी कि जिस तरह से आपको ये दिख रहा है, ठीक है, इस प्रकार से खड़ा होता है। अब जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये संकेतक इस तरफ चलने का प्रयास करता है। ठीक है, जब ये इस तरफ चलने का प्रयास करता है उसी समय यहाँ पर ग्रेविटी आ जाती है। क्या हो जाता है? ग्रेविटी अपना कार्य शुरू कर देती है और ये जो भार है ये इस संकेतक को खड़ी स्थिति में लाने का प्रयास करता है, मतलब खड़ा करने का प्रयास करता है इस प्रकार से। जिससे क्या होता है, जिससे ये सुई उधर जाने के बजाय धीरे धीरे जाती है, क्योंकि विपरीत दिशा में यह नियंत्रण बल कार्य करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्प्रिंग प्रणाली उपयोग न करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस पे एक नियंत्रण भार यहाँ पर लगा दिया जाता है, जिससे ये संकेतक को यहाँ पर उस तरफ जाने से रोकता है। और जब ये कार्य संपूर्ण हो जाता है तो यही भार क्या होता है, ये इस प्रकार से हिलता रहता है। ठीक है, हिलता रहता है। तो यहाँ पर ये जो संकेतक है ये क्या होता है, ये भी इस प्रकार से यहाँ पर हिलता रहता है और धीरे धीरे अपने जहां पर पैमाना मान जाना है वहां पर पहुंच के रुक जाता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली। अधिकतर इस प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्रणाली को सिर्फ खड़ी मीटर को अगर सीधा रखा है इस प्रकार से तो ही उपयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा किया या ऐसा उल्टा किया तो ये यहाँ पर ये भार कार्य नहीं करता, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाती है। जब ग्रेविटी ही नहीं होगी तो इस पैमाने का मतलब ही क्या होगा, इस मीटर का मतलब ही क्या होगा, इस कंट्रोलिंग सिस्टम का मतलब ही कुछ नहीं रह जाता है। इसीलिए ये प्रणाली बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर या नहीं उपयोग की जाती है। सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है तो स्प्रिंग प्रणाली ही, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली ही उपयोग की जाती है। इसीलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपको ये भी पढ़ना है, इसमें से भी क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए स्प्रिंग प्रणाली सबसे अत्यधिक उपयोग की जाने वाली प्रणाली है। इसकी कार्यप्रणाली मैंने आपको बता दी कि किस तरह से ये कार्य करती है। ठीक है, ये धारा के सीधे समानुपात में भी होती है। ये एक कुल मिला के ये मान के चलिए आप कि जो विक्षेपण टार्क होता है और जो कंट्रोलिंग टार्क आपस में एक दूसरे के विपरीत में कार्य करता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी प्रणाली किस प्रकार की होती है। तो ये होता है हमारा नियंत्रण बल की प्रणालियां होती है, जो दो प्रणाली मैं आपको बता दी, स्प्रिंग प्रणाली और गुरुत्वीय नियंत्रण
प्रणाली। अब हम बात करेंगे तीसरा हमारा था वहां पर अवमंदन प्रणाली। क्या था? डैम्पिंग अवमंदन टॉर्क, सॉरी अवमंदन टॉर्क या डैम्पिंग टॉर्क। तो डैम्पिंग टॉर्क यानी कि जो वो कंपन जो कर रहा है, ठीक है, वो जो कंपन करती है ना सुई, ये जो सुई कंपन करती है, इस कंपन को रोकने की भी 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 प्रणालियां हैं। चलिए उनके बारे में हम बात करते हैं कि अवमंदन अवमंदन टॉर्क को उत्पन्न करने की कितनी प्रणालियां हम उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं जो अवमंदन प्रणालियां होती हैं, ठीक है, जो कंपन जो डैम्पिंग कंट्रोलिंग टॉर्क होता है उसके बारे में। मैंने आपको उसका कार्य बताया था कि अवमंदन टॉर्क का कार्य क्या होता है? कंपन को समाप्त करना। जो सुई जो संकेतक होता है उस संकेतक के कंपन को समाप्त करना। यहाँ पर आपको उन प्रणालियों में से पहली प्रणाली दिख रही है वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली, ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम, ठीक है, यानी कि इसमें सारा कार्य क्या करेगी? हवा करेगी, ठीक है, इसमें हम हवा का उपयोग करते हैं। अवमंदन बल जो होता है वो क्या कार्य करता है? वो इस जो सुई जो संकेतक होता है उसको स्थिर रखता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है, यंत्र होता है, उसके कंपन दोष को समाप्त करता है। अब देखिए ये कार्य किस प्रकार से करता है वो थोड़ा सा आप समझिए, इसकी कार्य प्रणाली क्या है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर पैमाना, ठीक है, जो स्केल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये होता है इस यंत्र का पैमाना। ये है क्या? सूचक। ये है, इसको बोलते हैं स्पिंडल, ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये एल्यूमिनियम की बनी हुई एक पत्ती होती है। क्या होती है? एल्यूमिनियम की बनी हुई एक पत्ती होती है, जिसको उसी स्पिंडल पर संकेतक जिस पे लगा होता है उसी पीवेट पर इसको भी सेट कर दिया जाता है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये एक क्या है? अर्धवृत्त खंड है, ठीक है, क्या है? अर्धवृत्त खंड है जो अंदर से पूरा खाली होता है, जिसके अंदर हवा भरी होती है। क्या भरी होती है? हवा। ये एक ड्रम टाइप में अर्धवृत्त खंड होता है जिसमें कि ये पत्ती जो है यहाँ पर मूवमेंट करती है। वो किस प्रकार से करती है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे ही मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं, ठीक है, वैसे ही ये संकेतक में विक्षेपण बल प्राप्त होता है। विक्षेपण टॉर्क के द्वारा ये सुई गति करती है इस पैमाने के ऊपर। उसी समय कंट्रोलिंग टॉर्क भी उत्पन्न होता है। मैंने बताया था स्प्रिंग कंट्रोल उपयोग करते हैं इसमें भी। वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम यहाँ पर जिस चीज की बात कर रहे हैं उसी को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। इसके अंदर नियंत्रण टॉर्क भी पैदा हो रहा है। अब बात करेंगे हम उस कंपन को दूर करने की। क्या होता है कि जैसे ही ये संकेतक इस तरफ गति करता है, धारा प्राप्त करने पर इस तरफ गति करता है, तो उसके साथ साथ ये जो पिस्टन नुमा जो एल्यूमिनियम की पत्ती है ना, वो भी इस तरफ गति करती है। किस तरफ गति करती है? अंदर की तरफ। अब ये जैसे ही अंदर की तरफ गति करती है तो इसके विरोध में एक बल कार्य करता है। कैसे कार्य करता है वो? ये जो यहाँ पर हवा भरी है वो क्या होती है? वो संपीड़ित होती है, कंप्रेस्ड होती है। जैसे ही ये पिस्टन इसके अंदर जाता है, हल्का सा गैप होता है, ये गैप मैंने ज्यादा दिखा दिया, हल्का सा गैप होता है पिस्टन और इसके अंदर की दीवारों के बीच में, तो इसके द्वारा अंदर की ओर ये जाता है तो हवा जो है संपीड़ित होती है। वैसे ही जैसे अगर आप पानी भरा है और उसमें आप दौड़ रहे हैं, किसी पानी भरा है कहीं पर, उसमें अगर आप दौड़ रहे हैं तो वो पानी आपको रोकता है ना, अंदर दौड़ने की गति को कम करता है, मतलब विपरीत बल कार्य करता है। उसी प्रकार यहाँ पर ये हवा जो होती है वो इस पिस्टन को इधर आने से रोकती है, जिससे क्या होता है? इसके विपरीत एक बल कार्य करता है और इस सुई का कंपन को वो दूर कर देता है और जहां पर भी इसको जाना होता है वहां पर इसको ले जाके बिल्कुल सेट कर देता है, ठीक है। तो ये हवा भी क्या होता है? विपरीत प्रकार का बल उत्पन्न करता है इस पिस्टन को घूमने के लिए। अब क्या होता है? जैसे ही ये कार्य खत्म करके अपना पैमाना सेट करने के बाद वापस जब शून्य स्थिति पर आ रहा होता है, तब ये पिस्टन यहाँ होता है, नीचे की ओर होता है। फिर ये जब ऊपर की ओर जाता है तो फिर इसमें ऊपर की ओर से एक बल लगता है, क्योंकि यहाँ पर खाली जगह हो गई तो उसमें भी हवा 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 भर गई। अब जब ये ऊपर की ओर जाता है तो ये हवा ऊपर की ओर संपीड़ित होती है, जो खाली जगह यहाँ हो जाती है। तो दोनों ही दिशाओं में यहाँ पर बल कार्य इसमें करता है, जिससे कि ये धीरे 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 उस कंपन बल को समाप्त कर देता है और इस संकेतक को एक ही स्थान पर ला करके सेट कर देता है, ना इधर उधर फिर ये हिलता नहीं है, संकेतक स्थिर हो जाता है। तो ये वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली बहुत ही सरल
और सस्ती प्रणाली है। अधिकतर इसी का उपयोग बड़े बड़े यंत्र वगैरह में किया जाता है। हाइड्रोलिक जो मशीनें होती हैं उसमें भी इसका प्रयोग अवमंदन प्रणाली का, वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अवमंदन बल प्रणाली में वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली हो गई। अब बात करेंगे हम इसकी दूसरी प्रणाली होती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो प्रणाली कौन सी है, उसकी कार्य सिद्धांत, तो उसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की होती है। चलिए अब बात करते हैं हम जो वायु घर्षण प्रणाली हो गई हमारी। अब बात करते हैं हम एड़ी धारा अवमंदन प्रणाली के बारे में। देखिए एड़ी धारा मतलब यह होता है कि जैसे जो आपकी कोई भी एक घुमावदार डिस्क हो, कहाँ हो, घूमने वाला जहां पर पार्ट होता है, ठीक है, घुमावदार या घूमने वाला जहां पार्ट आपने उपयोग कर लिया, वहां पर ये मान के चलिए कि एडी धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि यहाँ पर हमें कोई घूमने वाली चीज प्रयोग करना है इस अवमंदन प्रणाली में। कौन सी में, एडी धारा अवमंदन प्रणाली में। मूविंग कॉइल जो यंत्र होता है, देखिए दो प्रकार के यंत्र होते हैं, मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन, उनके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। उसमें ये वाली विधि सबसे प्रणाली सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे एडी धारा अवमंदन प्रणाली की। इसमें क्या होता है, देखिए वहां पर क्या थी, एक पिस्टन नुमा एल्यूमिनियम या तांबे की पत्ती थी इस प्रकार से वायु अवमंदन प्रणाली में। इसमें उसके स्थान पर एक गोल डिस्क प्रयोग की जाती है, तांबे या एल्यूमिनियम की गोल डिस्क। ठीक है, इस कैसेट देखिए ना, पहले जो कैसेट होती है उस प्रकार से गोल एक डिस्क होती है, उसको एक स्थायी चुंबक के बीच में रख दिया जाता है। क्या किया जाता है, ये एक स्थायी चुंबक है, दिख रहा है आपको। इस स्थायी चुंबक के दो पोल, एस पोल और एन पोल, इन दोनों के बीच में इसको रख दिया जाता है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये संकेतक हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही मैं इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं, तो देखिए स्थायी चुंबक के द्वारा भी एक चुंबकत्व चुंबकीय क्षेत्र पैदा यहाँ पर हो रहा है, और जैसे ही मैंने विद्युत धारा प्रवाहित की तो उसके माध्यम से भी एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर पैदा होगा। उसके कारण क्या होगा, इस स्थायी चुंबकत्व के कारण ये गोल डिस्क घूमने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो जो वैद्युतिक चुंबक हो गया, एक तो वैद्युतिक धारा हो गई, और यहाँ पर स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, इन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र आपस में लड़ाई करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे, आपस में लड़ाई करेंगी। तो वो ये फिर डिस्क क्या होगी, थोड़ी इधर घूमेगी थोड़ी इधर। फिर क्या होगा, ये जो अवमंदन होगा, ये पूरी तरह से जब घूमने लगेगी डिस्क, तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छेदन। और हम जानते हैं कि जब चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है तो वहां पर क्या होता है, एक विपरीत प्रभाव या विपरीत बल कार्य करने लगता है, जो कि लेंज के नियम के अनुसार, किसका नियम, लेंज के नियम के अनुसार ये जो डिस्क घूम रही है, ये उस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी या उस चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगी। क्या करेगी, विरोध करेगी, जिससे ये डिस्क की घूमने की गति बहुत कम हो जाएगी। और जैसे ही ये संकेतक इस पैमाने के ऊपर चलेगा तो यहाँ पर ये डिस्क भी चलना प्रारंभ होगी, लेकिन कैसे चलेगी, ये बहुत ही जोर दे करके चलेगी, यानी कि बहुत ही मंद मंद गति में चलेगी। जब ये मंद गति में चलेगी तो ये इसको भी मंद गति में चलाएगी, किसको, इस स्पिंडल पर जुड़ी हुई इस सुई को। तो यहाँ पर क्या पैदा होगा, यहाँ पे फिर अवमंदन पैदा हो जाएगा। यहाँ पे लेंज का नियम कार्य करता है। लेंज का नियम मैंने सास बहू वाली कहानी बताई थी, वो जब चैप्टर पढ़ाया था, कि वो बहू किसका विरोध करती है, उसी सास का विरोध करती है जिसके कारण वो घर में आई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये डिस्क की जो गति है वो किसका विरोध करेगी, उसी चुंबकीय क्षेत्र या उसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का विरोध करेगी, उसी धारा का विरोध करेगी, उसी माध्यम का विरोध करेगी, जिसके कारण इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र या गति उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये एडी धारा अवमंदन प्रणाली कार्य करती है, और यहाँ पर इसका डैम्पिंग सिस्टम चालू हो जाता है। इसमें स्थायी चुंबक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये स्पिंडल कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर जो घुमावदार ये एडी धारा उत्पन्न होती है इसमें, जो कि क्या करती है, विपरीत प्रभाव, विपरीत धाराएं होती हैं, विपरीत बल उत्पन्न करती है। ठीक है, तांबे और एल्यूमिनियम की हो सकती है ये डिस्क। इसको, ये डिस्क कैसी होती है,
कई परतों में होती है, ये ऐसी सिंगल डिस्क नहीं होती, इसको कई सारी परतों को इस प्रकार से चिपका करके आपस में लेमिनेटेड कर करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसमें स्थायी चुंबक प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एड़ी धारा अवमंदन प्रणाली। चलिए, पहली हो गई हमारी वायु अवमंदन प्रणाली, दूसरी हो गई एड़ी धारा अवमंदन प्रणाली। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रणाली के बारे में, वो कौन सी होने वाली है, चलिए देखते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम तीसरी प्रणाली के बारे में, जिसका नाम है द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली। हमने वायु घर्षण पढ़ लिया, हमने एड़ी धारा अवमंदन पढ़ लिया, अब बारी आती है तीसरे नंबर की, जिसका नाम है द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली, फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा है। द्रव का मतलब ये हो गया, यहाँ पर कोई सा लिक्विड हम उपयोग करने वाले हैं, कोई सा भी यहाँ पे हम लिक्विड एक उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पात्र उपयोग करेंगे, इस पात्र में भरा होगा डैम्पिंग ऑयल, जिसको कहते हैं डैम्पिंग ऑयल, या कोई भी जो एक तरल पदार्थ इसमें भरा होता है। यहाँ पर ये आपको पैमाना दिख रहा है, ये आपका संकेतक है। क्या है ये संकेतक है, यानी कि जो सुई या जो घूमता है तीर का निशान। ठीक है, यहाँ पर ये एल्यूमिनियम से बनी हुई क्या उपयोग करेंगे हम, ये पंखे लगे होते हैं, जैसे पंखे लगे होते हैं, 2 या 4 के ग्रुप में लगे होते हैं, ये एल्यूमिनियम के बने। देखिए, हम डिस्क प्रयोग करते हैं एक जगह पर एल्यूमिनियम की पत्ती पिस्टन उपयोग करते हैं, यहाँ पर उसी एल्यूमिनियम या तांबे से बनी हुई ये पंखियां उपयोग करते हैं। जैसे ही ये जो संकेतक घूमता है विक्षेपण टॉर्क के कारण, तो ये पंखे भी इस द्रव में क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे गति करने लगते हैं। चूंकि ये गति करते हैं तो ये द्रव इसके विपरीत दिशा में एक बल, जैसे मान के चलिए ये पंखे इस दिशा में घूम रहे हैं, तो जो हमारा डैम्पिंग जो बल होगा, ये बल इस दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, ये जो द्रव होगा ये इसको विपरीत दिशा में कार्य करेगा, यानी कि इसमें बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे कि घूमेगा तो, लेकिन धीरे 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 घूमेगा। ठीक है, एकदम नहीं घूमेगा, जिससे कि वहां पर हमारा द्रव घर्षण अवमंदन पैदा हो जाएगा। क्या पैदा होगा, डैम्पिंग टॉर्क पैदा हो जाएगा, जिससे कि ये जो रिफ्लेक्शन है, जो कंपन है, वो वहां पर समाप्त हो जाता है। देखिए, इस प्रकार की जो प्रणाली है वो ऐसे यंत्रों में प्रयोग की जाती है जिसको सिर्फ स्थिर रखा हो, जो यंत्र स्थिर हो। क्योंकि देखिए, ये इस प्रकार का बड़ा पैमाना होता है, इसको कहीं पर ले जाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये आकार में भी बड़ा होता है, और इसको हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही प्रयोग करते हैं। कौन सी स्थिति में प्रयोग करते हैं, हमेशा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल स्थिति में ही इसको प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए किसी भी प्रकार से अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो क्या होगा, ये द्रव भी फैल सकता है, या इसकी कार्य प्रणाली में भी बाधा उत्पन्न कर सकती है, वो इतनी सुगमता से यहाँ पर कार्य नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये थी हमारी जो अवमंदन प्रणालियों के बारे में। अब हम आगे इन सिस्टम्स के आगे थोड़ा सा चलते हैं, जहां पर अब हम बात करने वाले हैं मूविंग कॉइल यंत्र, मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन। ये आपने बहुत ज्यादा इनका नाम सुना होगा, मूविंग कॉइल यंत्र, मूविंग आयरन यंत्र। थोड़ा सा विक्षेप में बता देता हूं, संक्षेप में। मूविंग कॉइल यानी कि कॉइल का घूमना। ठीक है, ये यहाँ पर दोनों तरफ मैग्नेट होता है, जिसमें आयरन मतलब आयरन या मैग्नेट होता है। कॉइल घूमती है किसमें, मूविंग कॉइल में। और आयरन की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पर कॉइल स्थिर रहती है और आसपास आयरन यानी कि चुंबक घूमता है, या फिर वो जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, वो घूमता है। तो वो इन दोनों की कार्यप्रणाली किस प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ मूविंग कॉइल कहाँ उपयोग किया जाता है, मूविंग आयरन कहाँ उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला नाम आता है मूविंग कॉइल यंत्र का। मूविंग कॉइल का मतलब होता है घुमावदार कुंडली, या मूविंग यानी मूवमेंट करने वाली कुंडली। इसमें क्या चीज घूमती है, कुंडली। देखिए, इस प्रकार का यंत्र ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है मैंने, डायग्राम इसका एक चित्र आप ये इस प्रकार से देख लीजिए। इस प्रकार से होता है, बीच में कॉइल रखी है। इसका एक चित्र आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, इसका नाम भी होता है मूविंग कॉइल यंत्र। ये भी कौन सा है, मूविंग कॉइल यंत्र। इसकी बनावट कुछ इस प्रकार की भी होती है। इसमें एक ये इस प्रकार से स्थायी चुंबक होता है। ठीक है, एक बेलनाकार नरम लोहे की क्रोड भी होती है बीच में, जिसमें ये कॉइल होती है। ठीक है, जिसपे ये कॉइल लपेटी जाती है। यहाँ पर इस प्रकार से संकेतक होता है, पैमाना होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं, इसका सिद्धांत क्या होता है और किस तरह से कार्य करती है। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है मूविंग कॉइल यंत्र का एक चित्र।
इसको हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल यंत्र भी कहते हैं, पीएमएमसी भी कहा जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से पूछ ले कि पीएमएमसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है या परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल यंत्र का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी वो पूछ सकता है। देखिए चलिए अब इसमें पढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये जो मूविंग क्वाइल यंत्र है, यहाँ यंत्र केवल डीसी, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप याद रखना, केवल डीसी की राशियां नापने के लिए, डीसी करंट को या डीसी करंट को नापने के लिए ही उपयोग की जाती है। इसका उपयोग एसी पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये केवल किस पे कार्य करती है, डीसी पर। तो उनमें वोल्टेज और धारा की गणना करने के लिए हम मूविंग कॉइल यंत्र का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये एक कुंडली होती है, ये बीच में दिख रही है आपको कुंडली, ये है स्थायी चुंबक। ये दोनों क्या है, ये मान के चलिए एक स्थायी चुंबक है, एक ही चुंबक होता है स्थायी चुंबक। ठीक है, स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में इस कुंडली को स्पिंडल पर इस प्रकार से लगा दिया जाता है। इसको घूमने के लिए यहाँ पर पीवेट्स लगे होते हैं जिससे कि ये घूम सके फ्रीली, बियरिंग होते हैं, बियरिंग टाइप में, वो इस पे घूम सके। ये अब देखिए ये कार्य किस प्रकार से करता है। ये आपको स्प्रिंग दिख रहे हैं, यानी कि इसमें कौन सी नियंत्रण प्रणाली है, स्प्रिंग। मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्प्रिंग प्रणाली सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है नियंत्रण में। ठीक है, गुरुत्वीय प्रणाली के अपेक्ष ये ज्यादा प्रयोग की जाती है। चलिए अब यहाँ पर स्थायी चुंबक है, यहाँ पर एक कॉइल है जिसमें कॉपर का तार लपेटकर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक विद्युत, यहाँ पर चुंबक, यहाँ पर देखिए चुंबक है तो चुंबकीय फील्ड भी होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कोई सा एक मैग्नेटिक फील्ड भी कार्य कर रहा होगा इसके आसपास। ठीक है, तो वो इतना प्रभावशाली नहीं होता। अब मैं क्या करूंगा, ये जो स्प्रिंग दिए हुए हैं, देखिए ये स्प्रिंग बने होते हैं किससे, फास्फर ब्रांज वाली धातु से। फास्फर ब्रांज क्या होती है, विद्युत की तो सुचालक होती है लेकिन चुंबकीय गुण इसमें नहीं होता है। तो इसमें इसके माध्यम से जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है तो इस कुंडली में एक अस्थायी चुंबकत्व भी पैदा होता है। क्या पैदा होता है, अस्थायी चुंबकत्व भी पैदा हो जाता है। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए, एक तो इस परमानेंट मैग्नेट का हो गया, एक इस कॉइल का अपना स्वयं का हो गया। अब क्या होगा, अब जहां पर एक ही स्थान पर दो बल अगर कार्य कर रहे हैं तो ये जो क्वाइल होगी ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगी। किसका अनुभव करेगी, एक बल का अनुभव करेगी। और फेराडे के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ाऊंगा उसको, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। दाएं हाथ के नियम के अनुसार ये जो क्वाइल है ये मोशन करना स्टार्ट कर देगी। क्या करेगी, ये एकदम इसमें टॉर्क पैदा होगा, यानी कि एक बलाघूर्ण पैदा होगा जो कि इसको किसी एक दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। देखिए अब ये कॉइल यहाँ पर खुली हुई है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ कहीं इस प्रकार से फैला हुआ होगा। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर एक बेलनाकार नर्म लोहे की क्रोड में इस कॉइल को रख दिया जाता है ताकि क्या हो, जो चुंबकीय क्षेत्र हो वो एक दिशी हो जाए, यानी रेखिक हो जाए, यानी एक ही दिशा में घूमे। तो फिर ये कॉइल क्या करती है, मूवमेंट करना स्टार्ट करती है। और इसी के साथ में ये जो सुई जुड़ी होती है, संकेतक जुड़ा होता है, उसमें भी एक टार्क यहाँ पर पैदा हो जाता है। ठीक है, तो अब ये कॉइल, ये जो मूविंग यंत्र है वो हमारा कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। चलिए अब इसमें देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर कंट्रोलिंग प्रणाली कौन सी उपयोग की जाती है, स्प्रिंग कंट्रोल। अवमंदन प्रणाली कौन सी उपयोग की जाती है, देखिए जो मैं बेलनाकार यहाँ पर जो फार्मर यूज कर रहा हूँ, बेलनाकार, उसके अंदर इसको घुमाने के लिए क्या होता है, गैप होता है। वो एक खोखला बेलनाकार एक फर्म नर्म लोहे की क्रोड होती है, उसके अंदर जब कॉइल घूमती है तो उसके अंदर वायु भी है। इसका मतलब जब ये उसके अंदर घूमेगी तो वायु का दबाव भी इस कुंडली के ऊपर पड़ेगा। तो ये 2 in 1 कार्य करती है। क्या कार्य करती है, 2 in 1, यानी कि ये इसको चुंबकीय क्षेत्र को भी हमें रेखिक कर रही है, एक समान दिशा दे रही है, साथ में ये अवमंदन प्रणाली भी हमारी यहाँ पर प्राप्त हो रही है। बट कौन सी अवमंदन प्रणाली, वायु नहीं कहोगे आप कहोगे यहाँ पर एडी करंट वाली। कौन सी, एडी करंट। मैंने आपको पढ़ा था एडी करंट वाली जो हमारी अवमंदन प्रणाली है वो यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, क्योंकि यहाँ पर घूमने वाला पार्ट जहां भी होगा वहां पर एडी करंट लॉस, वहां पर एडी करंट होता ही
होता है जो इसके घूमने की दिशा का विरोध करेगा, उसको हम कहते हैं एडी करंट। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी एडी करंट है अवमंदन प्रणाली, ठीक है, एडी करंट अवमंदन प्रणाली यहाँ पर होगी। और आपको याद रखना है केवल यह डीसी पर ही कार्य करता है, ठीक है। इसमें स्थायी चुंबक होता है, ठीक है। यहाँ पर ये स्केल इसमें लगा होता है जो फिर ये टॉर्क पैदा होता है, उस टॉर्क के माध्यम से ये घूमने लगता है, ठीक है। इसको एसी पर उपयोग क्यों नहीं कर सकते ये भी आप जान लीजिए। इसको एसी पर उपयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि हमें यहाँ पर क्या होता है, एक दिशीय धारा की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज अगर मैं या करंट यहाँ पर दे दूंगा इसको, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान पर सेकंड बदलता रहता है, ठीक है। एक सेकंड में लगभग 50 बार बदलता है या 100 बार भी बदलता है। तो यहाँ पर मुझे उचित टॉर्क पैदा नहीं हो, कभी कुंडली इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, कभी चुंबक क्षेत्र वहां पैदा हो कभी यहाँ पैदा होगा। तो इसीलिए क्या होगा, इसमें सिर्फ डीसी का ही उपयोग किया जाता है, डीसी करंट का ही उपयोग किया जाता है, जिससे कि ये हमें बिल्कुल एकदम सटीक पैमाना दे देता है, सटीक मान दे देता है, ठीक है। इसका जो मान होता है वो धारा के जो टॉर्क होगा ना, यहाँ पर इसका जो टॉर्क होगा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का, वो जो होता है टॉर्क वो धारा के सीधे समानुपात में होता है। यानी कि जितनी ज्यादा मैं इसमें धारा दूंगा ये इसमें टॉर्क उतनी ही तेजी से यहाँ पर उत्पन्न होगा, ये कॉइल उतनी ही तेज घूमेगी। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ये धारा के सीधे समानुपाती होता है। इसका सिद्धांत जो होता है, देखिए इसका सिद्धांत भी देख लीजिए। जो डीसी मोटर होती है ना, देखिए पहले तो डीसी इसको डीसी पर उपयोग करने का पहला कारण तो ये भी हो जाता है कि इसका जो सिद्धांत होता है वो डीसी मोटर जो होती है हमारी, डीसी मोटर के सिद्धांत पर ही ये कार्य करता है, ठीक है। देखिए पहले देखिए इसमें कितने नियम उपयोग हुए, इसमें लेंज का नियम भी उपयोग हो जाता है, ठीक है। इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी उपयोग हो जाता है, ठीक है, दाएं हाथ का नियम। और इसमें डीसी मोटर का नियम भी उपयोग हो जाता है, और फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत भी यहाँ पर लागू हो जाता है। मतलब कितने प्रकार के नियम यहाँ पर लागू होते हैं, इसके बाद में इस प्रकार के यंत्र को बनाया जा सकता है, ये आप समझिए, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार का यंत्र डीसी के लिए ही प्रयोग होता है, ये मैं आपको बता दिया। तो जो चीजें आपको बताई हैं उनको आप अच्छे से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये हो गया हमारा मूविंग कॉइल यंत्र। अब हम बात करेंगे मूविंग आयरन यंत्र के बारे में। तो मूविंग आयरन यंत्र देखिए इसकी मोस्ट ऑफ देम जो प्रकृति होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है अट्रैक्शन प्रकार की, एक होती है डिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्लेक्शन यानी कि प्रत्याकर्षण बल। इसमें दो प्रकार के यंत्र होते हैं इसी मूविंग आयरन यंत्र में। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी परिभाषा जान लेते हैं, इसको बेसिक समझ लेते हैं कि यह यंत्र कार्य किस प्रकार से करता है, क्यों इसको मूविंग आयरन यंत्र कहा जाता है। देखिए मूविंग आयरन यंत्र या इसको बोलेंगे हम एमआई टाइप यंत्र, ठीक है, एमआई टाइप। ये अधिकतर एग्जाम में पूछ लेता है, ये पूरा नाम इसका नहीं देता है, 90% इसका पूरा नाम नहीं देता है, एमआई ही लिखा जाता है, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए होता है। एमआई प्रकार का जो मूविंग आयरन यंत्र होता है वो जो होता है हमारा, ये फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। देखिए किस प्रकार से कार्य करता है, यहाँ पर इसमें देखिए मूविंग कॉइल में क्या थी, कॉइल घूमती थी, मैग्नेट जो मैग्नेट है वो फिक्स रहती थी, यानी कि स्पिंडल फिक्स रहती थी। इसमें कॉइल फिक्स है, क्या है, इसमें कॉइल को फिक्स रखा जाता है और इसमें यहाँ पर जो लोह चुंबकीय पदार्थ है इसको घुमाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है, ये दिख रही है कॉइल, ठीक है। ये कौन सी कॉइल है, फिक्स कॉइल, ये है फिक्स्ड कॉइल, ठीक है। इसमें जब, और ये दिख रहा है आपको एक फिक्स्ड आयरन, इसमें एक फिक्स्ड आयरन होता है, मतलब यानी कि आयरन के यहाँ पर लोहे के दो टुकड़े होते हैं, फिक्स्ड आयरन, ये फर्स्ट वाला आयरन का टुकड़ा, एक ही आयरन के दो टुकड़े किए जाते हैं, ये होता है मूविंग आयरन। अंदर जो होता है वो होता है मूविंग आयरन, यानी कि ऊपर वाला भाग जो रहता है ये अंदर की ओर होता है, जो कि फिक्स रहता है, क्या रहता है, फिक्स रहता है। ऊपर का जो ये आयरन लोहे का टुकड़ा होता है ये मूवमेंटेबल होता है, मूविंग होता है, उसको हम मूविंग आयरन यहाँ पर बोलते हैं। इसी के ऊपर ये संकेतक जुड़ा होता है जो पैमाने के ऊपर चलता है, ठीक है। एक चीज और हम ये चीज याद रखना
कि मूविंग आयरन यंत्र एसी और डीसी दोनों ही प्रकार की धाराओं या विद्युत राशियों का मापन कर सकते हैं, लेकिन मूविंग कॉइल सिर्फ डीसी का ही करता है। ये एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत राशियों का मापन कर सकते हैं। देखिए दोनों पर प्रचालित ये हो सकते हैं। यहाँ पर उसका पैमाना कैसा था, बिल्कुल अनुपातिक था। इसके पैमाने में आपने देखा, यहाँ पर अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको इस प्रकार से बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये सघन है। कौन सा है, बिल्कुल सघन, यानी सघन है। और यहाँ पर देखिए ये फैला हुआ है, यहाँ पर फैला हुआ है ना, ये दूर दूर है। तो इसका जो पैमाना होता है वो अनुपातिक नहीं होता है, आरेखिक होता है, यानी पहले सघन और बाद में खुला हुआ किसका, मूविंग आयरन या एमआई टाइप यंत्र का। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर अब जैसे ही मैं इसमें इस कॉइल में विद्युत धारा दूंगा, ठीक है, कोई सी भी जैसे एसी या डीसी दी मैंने, तो क्या होगा, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। क्या पैदा होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने के कारण क्या होगा, ये जो लोहे के जो आयरन के टुकड़े हैं ये भी चुंबकित होंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपने अंदर एक बल का अनुभव करते हैं। ये क्या होता है, जैसे अगर इसका यहाँ पर एन ध्रुव बना तो इसका भी यहाँ एन ध्रुव बनेगा। तो ये क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होंगे, यानी कि समान ध्रुव होंगे। इन दोनों के ध्रुव जब समान होंगे, एक समान ध्रुव के बनाए जाते हैं, दोनों एक समान ध्रुव के बनाए जाते हैं, यानी कि समान ध्रुव एक तरफ ही होते हैं। इनको क्या बनाया जाता है, एक समान ध्रुव बनाए जाते हैं, एक समान यहाँ पर ध्रुव बनाए जाते हैं। तो जब एक समान ध्रुव क्या होता है, बीच प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, तो ये जो लोहे की जो क्रोड है या लोहे का जो आयरन है, एक फिक्स वाला और एक मूवमेंटेबल, इन दोनों में क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, जिससे क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने के कारण ये जो फिक्स वाला जो आयरन है वो इस मूविंग आयरन को डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि अपने से दूर भगाएगा, एकदम विक्षेप करेगा। तो जैसे ही ये विक्षेप करेगा, ये जो पैमाना है ये भी विक्षेप करेगा, यानी कि मूविंग आयरन के कारण ये जो पैमाना होता है, संकेतक होता है, ये डिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए इसको हम मूविंग आयरन यंत्र कहते हैं। मूविंग आयरन यंत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आकर्षण प्रकार का, कौन सा होता है, आकर्षण मूविंग आयरन यंत्र। दूसरा होता है प्रत्याकर्षण प्रकार का, ठीक है, प्रत्याकर्षण। आप एक चीज याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, यानी कि धारा की परिवर्तन की दिशा से, धारा परिवर्तन अगर होता है तो इसके आकर्षण और प्रत्याकर्षण यानी ध्रुवों में कोई अंतर नहीं होता है। जो ध्रुव बनना होता है वही बनते हैं। डिफ्लेक्शन, आकर्षण है तो आकर्षण ध्रुव एन एसी बनेंगे, प्रत्याकर्षण है तो एन एन ही बनेगा। धारा के प्रवाह को बदलने पर इनके ध्रुव खंड या इनके पोलराइजेशन में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये होते हैं मूविंग आयरन यंत्र, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों के विषय में, आकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र और प्रत्याकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे आकर्षण प्रकार के मूविंग आयरन यंत्र के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो हमारे मूविंग आयरन यंत्र हैं उसमें हमारा पहला प्रकार है आकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। देखिए इस प्रकार का यंत्र, देखिए जो प्रत्याकर्षण जो हमने इससे पहले देखा उसमें हमने दो लोहे के टुकड़े प्रयोग किए थे। जो प्रत्याकर्षण वाला है मान के चलिए वही उसकी कार्यप्रणाली होगी, उसके बारे में और हम भी जान लेंगे। देखिए ये इंस्ट्रूमेंट आपको पता है कि एसी और डीसी दोनों पर ही कार्य करते हैं, ठीक है। एसी और डीसी दोनों ही दोनों ही धाराओं पर, वोल्टेज पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का यंत्र जो होता है वो आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले इसके भाग, आप इनके पार्ट्स अगर समझ गए ना इन यंत्रों के, तो कार्यप्रणाली खुद बे खुद दिमाग में चलती आएगी। जैसे यहाँ पर ये क्वाइल है, फिक्स क्वाइल, एक क्वाइल रहेगी। ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है एक लोहे का टुकड़ा ही मान लो, ठीक है। एक लोहे की एक पत्ती मान लो जिसका आकार बिल्कुल गोल नहीं होता, या तो ये अंडाकार होती है, ठीक है, ये अंडाकार होती है, या शंक्वाकार भी रख सकते हैं इसको। कौन सा आकार की,
शंक्वाकार, लेकिन बिल्कुल एकदम विकेंद्रित होना चाहिए। इसका कोई सेंटर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पीवेट लगा होना चाहिए वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गई एक पत्ती लोहे की, ठीक है, नर्म लोहे की। ये आपको दिख रही है वायु अवमंदन प्रणाली, ठीक है, जो कि कंपन को दूर करेगी। और इसके अंदर ही होता है स्प्रिंग प्रणाली। हम कौन सी प्रणाली उपयोग करते हैं? स्प्रिंग। मैंने आपको बताया था स्प्रिंग प्रणाली सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। अब इसकी कार्य प्रणाली आप समझ गए होंगे। जैसे ही मैं इसमें इस कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, क्या करूंगा? विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, तो ये जो बेलनाकार दिख रहा है आपको, थोड़ा ये अर्ध बेलनाकार है, मतलब ये पूरी कॉइल होती है बेलनाकार। इस कॉइल के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। क्या स्थापित होगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। इसमें स्थायी चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता। याद रखना, बिल्कुल गांठ बांध लेना कि जो मूविंग कॉइल यंत्र होते हैं उनमें ही स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इन यंत्रों में स्थायी चुंबक का प्रयोग नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक विद्युत चुंबक ही होता है। तो जैसे ही विद्युत धारा मैंने इसमें प्रवाहित की, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र कार्यशील हो गया। वह चुंबकीय क्षेत्र इस लोहे की पत्ती को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसका जो बड़ा वाला भाग दिख रहा है ना, ये जो है इस कुंडली की ओर आकर्षित होगा। जैसे ही ये इस कुंडली की ओर आकर्षित होगा, ये जो पैमाना, ये जो सूचक होता है, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। विक्षेपण टॉर्क के कारण डिफ्लेक्ट हो जाता है। एक तीव्र विक्षेपण टॉर्क पैदा होता है जिससे ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि ये पैमाने पर ये जो सुई होती है ये चलने लगती है। तो ये इसके बाद में इसमें क्या हो, ये वायु घर्षण जो हमारा अवमंदन प्रणाली भी कार्यरत हो जाती है। कंट्रोलिंग जो प्रणाली है हमारी, वो भी कंट्रोलिंग टार्क भी पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत कह सकते हैं आप इसको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। तो ये होता है हमारा आकर्षण। मतलब इसमें क्या होता है, ये जो पत्ती होती है ये इस कुंडली के द्वारा आकर्षित होती है। ये कुंडली जो होती है फिक्स होती है, ठीक है, और ये जो होता है आपका ये चलायमान होता है, ये आयरन, इसलिए इसको मूविंग आयरन का, अट्रैक्शन प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र कहा जाता है। इसमें और चीज देख लीजिए आप, एक दो चीजें और हैं। पहली बात तो इसका जो पैमाना है, देखिए यहाँ पर सघन है, यहाँ पर खुला हुआ है, तो कुल मिला के जो मूविंग आयरन यंत्र होते हैं ना, उनका जो पैमाना अनुपातिक नहीं होता, ये आरेखिक होता है। क्या होता है? आरेखिक प्रकार का होता है, अनुपातिक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चूंकि एसी और डीसी दोनों पर कार्य करते हैं, इसीलिए देखिए जो आकर्षण और प्रत्याकर्षण जो होता है ना, वो विद्युत धारा के परिवर्तन से बिल्कुल ही जो होता है उसके प्रभाव से प्रभावहीन रहता है। यानी कि अगर इसमें एसी करूंगा तो भी यही डिफ्लेक्शन अट्रैक्शन आएगा, और एसी प्रवाहित करूंगा तो भी वही डिफ्लेक्शन अट्रैक्शन आएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो होता है, इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, तो जो धारा होगी वो जो टार्क उत्पन्न होता है, देखिए जो बल लगाया जाता है इसके ऊपर, जैसे मान के चलिए मैंने धारा इस पर प्रवाहित की, तो इसमें विक्षेपण टार्क, अवमंदन और नियंत्रण टार्क पैदा होता है। तो जो वो दोनों टार्क जो होते हैं ना, m1 m2, इन दोनों का गुणनफल होता है, और उन दोनों के ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से देखिए जो बल इसके ऊपर लगा होता है वो सीधे धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो धारा जो होती है या जो बल होता है, विक्षेपण बल जो होता है या टॉर्क होता है, वो इसमें धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। मूविंग कॉइल में क्या होता है? मूविंग कॉइल में जो फोर्स होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन मूविंग आयरन में जो वो बल होता है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, m1 m2 मतलब यहाँ पर आई की ही बात कर रहा है, यानी जो धारा की ही बात यहाँ पर चल रही है, तो ये वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चीज आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसमें जो फोर्स होता है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। मूविंग कॉइल वाले जो हमारे यंत्र होते हैं उसमें धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पर आपको विशेष याद रखना है कि इसका जो पैमाना होता है वो अनुपातिक नहीं होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है कि किस प्रकार के यंत्र का पैमाना अनुपातिक होता है या अनुपातिक नहीं होता है, तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, खासकर इस मूविंग आयरन प्रकार के यंत्र में। चलिए, ये हो गया हमारा आकर्षण प्रकार का। डिफ्लेक्शन प्रकार का मैंने आपको इससे पहले जो बताया, अभी सेम टू सेम प्रणाली उसकी उसी प्रकार की होती है। उसमें दो धातुएं होती हैं,
ठीक है, दो टुकड़े होते हैं जो सेम पोलराइजेशन में चलते हैं, ठीक है, एन ध्रुव है तो एन एन दोनों में ही प्राप्त होता है, तो वो डिफ्लेक्ट होने के बाद में वहां पर उसमें जो संकेतक होता है वो चलने लगता है। थोड़ा सा उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम प्रत्याकर्षण प्रकार के मूविंग आयरन यंत्र के बारे में। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर प्रत्याकर्षण प्रकार के मूविंग आयरन के बारे में। तो देखिए प्रत्याकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र यानी कि रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, रिपल्सन यानी कि यहाँ पर प्रतिकर्षण इनके बीच में होता है। देखिए यहाँ पर वही चीज, इसमें सब कुछ सेम होता है, सिर्फ अंतर इतना होता है कि उसमें आकर्षण प्रकार में सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा होता है, इसमें दो लोहे के टुकड़े होते हैं जो कि एक फिक्स होता है और एक मूवमेंट करता है, ठीक है, और समान ध्रुवता वाले होते हैं। कौन सा होता है, यहाँ पर लिख दो समान ध्रुवता वाले, ये होते हैं समान ध्रुवता वाले, जो एक स्थिर लोहा होता है, ठीक है, स्टैटिक आयरन होता है और एक मूविंग आयरन होता है। जैसे ही इनके माध्यम से ये जो स्प्रिंग है इनके माध्यम से मैं डीसी यहाँ पर या डीसी या ऐसी प्रवाहित करता हूं, तो एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, इन दोनों लोहे के टुकड़ों के बीच में समान ध्रुवता का पोलराइजेशन चुंबकत्व पैदा होता है, जिससे जो स्थिर चुंबक होता है वो इस मूविंग आयरन को डिफ्लेक्ट करता है, जिससे ये पैमाना यहाँ पर चलने लगता है। जैसे डिफ्लेक्ट करेगा तो विक्षेपण टॉर्क पैदा होगा, विक्षेपण टॉर्क के कारण ये मूवमेंट करेगा, इसके कारण क्या है, जो हमारा नियंत्रण प्रणाली में ये स्प्रिंग है इनमें भी टॉर्क पैदा होगा, और ये वायु अवमंदन युक्ति भी यहाँ पर हमारे जो अवमंदन प्रणाली है अवमंदन टॉर्क भी उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए मूविंग जो प्रत्याकर्षण की जो प्रक्रिया होती है वो आकर्षण से बहुत सरलता से होती है, ये विधि बहुत सरल है। किस विधि से आकर्षण प्रकार का जो मूविंग आयरन यंत्र होता है ना, उसकी विधि से ये विधि बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही जल्दी इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कौन सा, प्रत्याकर्षण प्रकार का, सारी चीजें उसमें सेम होती है, सिर्फ ये चीजें इसमें कोई स्थिर कॉइल जो होती है ना, उसके जो कॉइल होती है स्थिर कॉइल होती है, उसके अंदर दो टुकड़े रखे जाते हैं, उसमें एक रखा जाता है, ठीक है, जो अंडाकार होता है पत्ती, और इसमें दो ध्रुव खंड रखे जाते हैं या फिर लोहे के दो टुकड़े रखे जाते हैं, एक स्थिर होता है एक अस्थिर होता है। तो समान ध्रुवता का यहाँ पर ध्रुवता का विद्युत चुंबक यहाँ पर बन जाता है, जिससे ये एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करते हैं। अब जो स्थिर है वो तो घूम नहीं सकता, तो कौन सा घूमेगा, जो मूवमेंट वाला है वो इसको घुमा देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, प्रत्याकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र। इसमें भी जो विद्युत धारा होती है, जो हमारे जो बल होते हैं ना, जो बल लगाए जाते हैं वो भी इसमें भी धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एसी हो या डीसी, कोई सी भी धारा प्रवाहित करने पर इनके बीच का पोलराइजेशन या ध्रुवता एक सी ही रहती है, बदलती नहीं है, इसीलिए ये धारा के बिल्कुल दोनों प्रकार की धाराओं के समानुपाती होते हैं। दोनों ही बल M1 और M2, या फिर ये आप बोल सकते हैं विक्षेपण टार्क बोल सकते हैं उसको, कंट्रोलिंग टार्क, दोनों ही क्या होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो F इजिकल टू हम I स्क्वायर, या इसको थीटा इजिकल टू थीटा समानुपात I स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है, थीटा भी आप इसको याद रखना अगर एग्जाम में पूछ जाए। तो आकर्षण प्रत्याकर्षण दोनों ही प्रकार के सूत्र यही होंगे, F समानुपाती I स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे क्या, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हो गए, मूविंग कॉइल हो गई, मूविंग आयरन हो गए, सब प्रकार के हमने टॉर्क पढ़ लिए, टॉर्क की प्रणालियां पढ़ ली। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम जब पढ़ेंगे तो उसमें इसके आगे के कुछ मूविंग जो हमारे आयरन जो यंत्र रह गए हैं, डिजिटल यंत्र भी रह गए हैं, और जो हमारे इंडिकेटिंग यंत्र रह गए हैं, वोल्टमीटर, आमीटर, इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है, और इसको अच्छे समझिएगा, ताकि जो प्रश्नोत्तरी मैं इस सब के बाद में बनाऊं उसमें आप क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर बिल्कुल सही टिक लगाएं जो एग्जाम में आपको पूछे जाने वाले हैं। तो मैं आपका अपना दोस्त बीके वर्मा आपसे विदा लेना चाहता हूं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।